गाजा में आज हमास ने फिर से कम 5 इजरायली सोल्जर्स मार गिराए हैं और 11 सोल्जर्स घायल हैं। अब आप देखो, 13 जनवरी 2025 5 मारे गए, 11 घायल। 11 जनवरी 2025 7 मारे गए, 33 घायल। 9 जनवरी 2025 5 मारे गए, 16 घायल। 7 जनवरी 2025 13 घायल, 2 मारे गए। इसी तरीके से लगातार यह सिलसिला चल रहा है। और कहां चल रहा है? नॉर्थ गाजा में। देखिए, कल मैंने स्पेशल वीडियो एक बनाया था जो 5:30 बजे आपके सामने आया था। यह आज का पहला वीडियो है जो 7:30 बजे आपके सामने आएगा। और उसके बाद जो राउंड अप आज का है वो रात को 9:30 और 10 के बीच में आपके बीच आएगा। आपको बताते चलें कि ये जो वीडियो मैं स्पेशल बना रहा हूं रोज, और इसको मेरा अल्टीमेट इंटेंशन यही है कि एक दिन में 3 बजे जारी करूं और एक रात में जारी करूं, लेकिन घटनाएं उस तरह से नहीं हो पाती। घटनाओं पे ये निर्भर करता है। तो ये देखिए, अभी फिलहाल जैसे कल 5:30 बजे मैंने एक स्पेशल वीडियो, क्योंकि उस तरह की घटनाएं घटी थी, मैंने जारी किया था। आज 7:30 बजे कर रहा हूं। इसको भी पूरा आप समर्थन दीजिएगा। ये भी करीब 10-12 मिनट का होगा और इसको आप अंत तक देखिएगा। और इसमें भी आप देखिए तो जो चीजें हैं, देखिए, एक तो ये है जो हमास बार बार कर रहा है, जो लेटेस्ट अभी आज की घटना है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे पूरी राजनीति क्या चल रही है। उसके बाद समझौता किस तरीके से नेतन्याहू झुक रहा है। और तीसरा जो बहुत बड़ी चीज इसमें हम कहने वाले हैं, ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया है, इसकी घोषणा अब हो जानी चाहिए। ये देखिए जो मुख्य बातें हैं। अब मैं आपको बताता हूं जो मैंने आपको कल वीडियो बताया था जिसमें 11 जनवरी की घटना का जिक्र था। 7 इजरायली सोल्जर मारे गए, 33 घायल, जिसमें इतना बड़ा ट्रूप कैरियर गाजा, नॉर्थ गाजा में, जिसको इजराइल इतने दिनों से जनसंहार का अड्डा बनाए हुए है, और इजराइल जिसको एक मॉडल के रूप में पेश करना चाहता है कि देखो, एक जगह कम से कम है, चाहे 18 किलोमीटर की उत्तर गाजा में नेत्जरीम एक्सेस से लेकर इजराइल बॉर्डर तक, जो रेजिस्टेंस फ्री है, जहां कोई प्रतिरोध नहीं है, जहां हमने हमास को खत्म कर दिया है। 7 अक्टूबर 2023 को याद करिए, नेतन्याहू ने यह कहा था कि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जो हम गाजा में घुस रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव है हमास को खत्म कर देना और होस्टेजेस को छुड़ा लेना। आज एक भी जगह से हमास को वो खत्म नहीं कर पाया, यह सच्चाई है। और इसलिए इजराइल डेस्परेट था कि किसी भी तरह एक कम से कम हम ऐसा जोन बना ले, चाहे 18 किलोमीटर का, चाहे 10 किलोमीटर का, जिसमें जो हमास फ्री हो। उसी के चलते जनरल्स प्लान आया पिछले साल, और पिछले करीब 2-2.5 महीने से जबलिया, बेत हानून, बेत लैया, जो नॉर्थ गाजा में ये 3 जगह हैं, इनको लेके जबरदस्त बमबारी हुई। अलग से यहां 5,000 से ऊपर लोग मारे गए। जो बाकी गाजा में नरसंहार है उससे अलग हजारों घायल हुए। और इतनी कोशिश हुई, लेकिन हमास नहीं खत्म हुआ। हमास ने दिखा दिया है पिछले दिनों में। मैं तो अब आप देखिए, मैंने 13 तारीख, 11 तारीख, 9 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 3 तारीख, आप चलते चले जाओ 15 दिसंबर से लेके हर दूसरे दिन, बल्कि हर दिन कई बार 15 से 25 या 26 दिसंबर तक हर दिन हमास इजरायली सोल्जर्स मार रहा है। केवल एक महीने में 50 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 200 से ऊपर घायल हैं। कितने ऐसे हैं जिनका आता पता नहीं है। आज जो 5 सोल्जर्स मारे गए, उनकी संख्या बढ़ने का अंदेशा है। और जिस तरीके से गाजा के लोग मलबे में अपने मृतकों को ढूंढते और आज तक ढूंढ रहे हैं, आज तक गाजा में बमबारी हो रही है, उसी तरीके से इजरायली आज मजबूर हो गए अपने मृतकों को मलबों में ढूंढने के लिए। और इसके बारे में देखिए, बहुत ही बारीक बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बारीक बात यह है कि इजराइल ने क्या सोचा था। इजराइल ने यह सोचा था कि हम ये जो रेजिस्टेंस फ्री जोन बनाएंगे, हम इसमें यह करेंगे कि हमास को बाहर कर देंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि जो सिविलियंस हैं गाजा के, वो हमारी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं घुस सकता। और उनके लिए हम छोटे छोटे ह्यूमैनिटेरियन बबल्स बना देंगे जहां उनको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती रहे, लेकिन हम हमास को हर तरह से खत्म कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने एक मेफ्लसिम मेफ्लसिम एक्सेस बनाया, एक सड़क बनाई पूरी, कि इस सड़क को बफर जोन की तरह ये बफर जोन की तरह एक्ट करेगी। उधर हम रहेंगे, इधर रेजिस्टेंस रहेगा,
और हम उसको इधर नहीं आने देंगे। लेकिन रेजिस्टेंस ने अंदर घुस घुस के उस सड़क की ऐसी की तैसी कर दी। नेत्जरीम कॉरिडोर पे इतना मारा है उन्होंने कि वहां से इजरायली जो चेक पॉइंट्स हैं वो हिल गए। उसके बाद जो देखिए अभी कमल अडवान की घटना हुई थी, जिसको बारे में पूरी दुनिया दहल गई, जब वहां के डॉक्टर हुस्साम अबू सैफिया को उठा के ले गया इजराइल, और उसके बारे में भी कुछ दूसरे तथ्य सामने आए। कमल अडवान में जो इजराइल करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि अगल बगल उसने, क्योंकि कमल अडवान कहां पर है, बेत हनून में, और जो परसों की घटना हुई थी जिसमें 7 इजरायली सोल्जर मारे गए थे, पूरा का पूरा ट्रूप कैरियर उड़ गया था, और उसके बाद हमास के सोल्जर सुरंग से निकल के उन्होंने मारा, वो भी बेत हनून में हुई थी। तो बेत हनून, बेत लहिया, जबलिया, हमेशा याद रखिए ये 3 जगह। और अभी बेत हनून में कमल अडवान हॉस्पिटल को इजरायली फोर्सेस क्यों टारगेट कर रहे थे? इसलिए टारगेट कर रहे थे कि उनको ये वो चाहते थे कि बाकी, उनका मानना यह था कि बाकी जगह से तो हमने हमास को खत्म कर दिया है, अब वो कमल अडवान की तरफ भागेंगे, क्योंकि उसके नीचे टनल्स, वो लोग मानते थे, निकला कुछ नहीं, वो अलग बात है, उसके नीचे टनल्स हैं, तो वहां पर जाके ये लोग छुपेंगे और हम अस्पताल को पूरा जला देंगे और हम हमास के लोगों को मार देंगे। इस चक्कर में उन्होंने सैकड़ों बीमार लोगों को मार दिया, सैकड़ों निर्दोषों को मार दिया, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनको मार दिया, वहां से सिविलियन पॉपुलेशन को हटाया, डॉक्टर हुस्साम अबू साफिया को गिरफ्तार कर लिया, और कमल रदवान हॉस्पिटल उसको जला दिया। लेकिन हुआ क्या? वहां से कोई हमास का तुम्हें फाइटर नहीं मिला, हमास का फाइटर उस तरफ नहीं गया। जो तुमने उसके लिए ट्रैप किया, जो तुमने ट्रैप बिछाया था, जो तुमने जाल बिछाया था, वो सफल नहीं हुआ। हमास के फाइटर्स ने पूरी दुनिया को हतप्रभ कर दिया, और यह मैं आपको खास तौर पे बताना चाहता हूं, क्योंकि इजरायली राइटर्स, देखिए इजरायली कम से कम 3 आर्टिकल्स कल आए अलग अलग, मारिव में, चैनल 12 पे, यूडियोत रोनौत पे, इस तरीके से लगातार आए। उन्होंने डिटेल विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहले जब 7 अक्टूबर के बाद हमला शुरू हुआ तो सबसे पहले इजराइल कहां गया था? नॉर्थ गाजा ही गया था, और नॉर्थ गाजा को उसने दिसंबर 2023 में कह दिया था कि यह मुक्त हो गया है रेजिस्टेंस से, और बार बार वहीं जाना पड़ रहा है। और ये जो पूरा तरीका है इजराइल का, ये फेल हो गया है। यानी मिलिट्री मीन से आप हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, और पूरी दुनिया को हमास ने इस बात पे हतप्रभ कर दिया है कि कैसे ये हो रहा है, संभव कैसे है ये कि दुनिया की इतनी बड़ी फोर्स के आगे, जो अभी तक लड़ाइयां हो रही थी वो तो चलिए गुरिल्ला वॉरफेयर थी, लेकिन जब इजराइल ने ठान लिया है कि हम यहां से हटा के ही मानेंगे, एक एक सुरंग उसका दावा है कि उसने खत्म कर दी है, उसके बाद परसों सुरंग उड़ गई। आज क्या हुआ? आज एक इमारत के अंदर इजरायली फोर्सेस छुपी थी, वो इमारत पूरी की पूरी उड़ा दी हमास ने, सारे के सारे लोग उसमें दब गए, अभी तक ढूंढा जा रहा है। देखिए, ये जो पूरी बात है, हमास ने बहुत जल्दी ये जो एबिलिटी दिखाई है कि तुरंत जो सिचुएशन चेंज होती है, या सिनवार नहीं रहे और कुछ टॉप लीडर्स नहीं रहे, हजारों हमास फाइटर्स भी मारे गए, लेकिन उन्होंने नए लोगों को रिक्रूट किया, ट्रेनिंग दी वहीं टनल्स के अंदर, क्योंकि इजराइल का पूरा ध्यान नॉर्थ गाजा पे, तो उधर साउथ की तरफ। हालांकि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर साउथ में भी इजरायली ट्रूप्स है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही। उसके बाद उसने ट्रेनिंग दे, उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से इजरायली फोर्स को डिसीव करना है। ये लोग जो टनल डिस्ट्रॉय करते हैं उसको दिखाओ कि टनल डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो बचा हुआ है वो इजरायलियों की नजर में ताकि ना आए। उसके बाद तुम ये भी करो कि 3-4 कॉम्बिनेशन करो, बूबी ट्रैपिंग करो, सुरंगों को कुछ नई सुरंगें भी खोद दो, क्योंकि देखिए वो जिस तरीके से नॉर्थ गाजा में सुरंगें खुदी हैं, उनमें से ये संभावना है कि और नई सुरंगें भी खोदी जा सकती है। नई सुरंगें खोदो, और कभी भी इजरायली फोर्सेस को एकदम से जो आमना सामना है वो जब करो तो चाकू लेके करो, ताकि वो डर जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूरा एक पॉलिसी ली कि जो सिविलियंस है, जो गाजा के सिविलियंस वहां फंसे हुए हैं, अभी भी देखिए 90,000 से शुरू हुआ था, फिर 60,000 हुआ, अभी फिर करीब 70 से 80,000 सिविलियंस नॉर्थ गाजा में जस के तस बने हुए हैं। इसीलिए नेतन्याहू को समझौते की बात करनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि जो सिविलियंस है उनको आगे पीछे करते रहो, उनको एक हिस्से को इधर बुलाओ, बेत हनून से बेत लहिया से जबलिया, ऐसे शिफ्ट करते रहो। अब ऐसी शिफ्टिंग में मारे गए लोग, लेकिन बहुत लोग, मैक्सिमम बच गए, 90% गाजा के सिविलियंस नॉर्थ गाजा में बच गए हमास की इस टेक्निक से। अब आप देखिए, तो ये पूरा जो इसका प्रभाव पड़ा है
वो ये इतना खतरनाक पड़ा है कि इजराइल अब इस समय बाप बाप कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इससे ज्यादा सारे वॉर के ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए और इजरायली कह रहे हैं कि हमने तो हमास को सबसे वीक लिंक समझा था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का, हमने नसरल्ला को मार दिया, सीरिया को गिरा दिया, हमास को हम नहीं गिरा पा रहे हैं। ये कितने बड़े शर्म की बात है और ये हर जगह ये बात आ रही है। और इजरायली जो विश्लेषक हैं वो कोस रहे हैं, कभी नेतन्याहू को कोसते हैं, कभी आईडीएफ के चीफ को कोसते हैं। इस तरीके से यहां पर पूरा चल रहा है। समझौते की बात देखिए बहुत आगे बढ़ गई है और कभी भी समझौता हो सकता है और इस बार हमास की शर्तों पे होगा। दूसरा जो आज का इशू है, ईरान के पास जो हथियार है परमाणु बम, देखिए ये डिक्लेयर करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि ईरान ने हाल ही में जो एक पैगंबर आजम द ग्रेट प्रॉफिट 19 एक मिलिट्री एक्सरसाइज की थी जिसमें उन्होंने ये जो एक नया सुसाइड ड्रोन रिजवान अपना अनवील किया था जिसकी 20 किलोमीटर की रेंज है, बहुत पास से मारता है और वो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी वो ऐसे ऐसे चल के पूरा अपना टारगेट ढूंढता है और ये एयर डिफेंस सिस्टम है। उसके साथ देखिए जो कुछ चीजें अक्वायर की हैं कि ये जो ईरान की जो तस्मीन न्यूज एजेंसी है उसने ये हवाला किया है कि 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स ईरान डेवलप कर रहा है या कर चुका है। 1000 ऑब्वियसली भाई सारी बातें तो वो ऐसे खुल के नहीं बताएंगे, लेकिन 1000 स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स डेवलप कर चुका है जो इसी तरीके से रिजवान को हेल्प करेंगे और एक बड़े अटैक को फॉइल करने में। उसके बाद देखिए दूसरी बात जो अबाबिल 4 और अबाबिल 5 है ये ईरान के पास आने वाली हैं। इसमें देखिए रशिया और नॉर्थ कोरिया ने मिलकर इनको बनाया है। इनके साथ अराश सुसाइड ड्रोन्स भी आने वाले हैं और अबाबिल जो 5 है उसका 300 मील तक वो रोक सकती है, मतलब रिजवान से कहीं आगे 300 मील तक वो रोक सकती है और वो 5.3 पाउंड बॉम्ब्स 3.7 माइल्स तक भी कैरी कर सकती है, यानी वो एयर डिफेंस भी कैरी कर सकती है, ऑफेंस भी कैरी कर सकती, मतलब मार भी सकती है 3.7 माइल्स। उसके बाद देखिए जो एक और बड़ी जो बर्ड मिसाइल्स ईरान ने इधर एक्वायर की हैं, इनकी रेंज 105 किलोमीटर की है और ये 25 से लेकर 27 किलोमीटर ऊपर मार कर सकती है। उसके बाद राड 2 जो राड 1 का एक और मतलब एक्सटेंशन है और ये जो रशिया से लिया गया है, ये एंटी टैंक गाइडेड वेपन है जो बहुत ही प्रिसाइस है और इसको यूज भी दूसरी तरीके से मतलब ईरान ने कुछ लड़ाइयों में किया है, जो एक मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, जो वॉर एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें किया है और इसकी सफलता के बारे में वेस्टर्न प्रेस ने भी लिखा कि हाँ भाई ये इसका काफी घातक हथियार है। उसके बाद जो और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास हैं, बावर 373, ये एक पूरा एक सिस्टम है जो S-300 जो रशिया की मिसाइल्स हैं, जो एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, जो भारत भी एक्वायर करना चाहता है, उसके साथ मिलके ये पूरा मुकाबला करती है। उसके बाद देखिए 2019 में सऊदी अरेबिया की एक अपकैक फैसिलिटी थी, उस पर अटैक भी किया था और इन मिसाइल्स को टेस्ट भी किया था। उस समय यमन से सऊदी अरेबिया की वॉर चल रही थी, यमन ने भी मारा था। उसके बाद देखिए S-300 जो एक्विजिशन है, उसके बाद जो एक ईरान के पास जो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आ गई है। एक और चीज देखिए जो अर्तेश एयरफोर्स बेस है इस्फहान में, इसको इजराइल ने हिट किया था 26 अक्टूबर को, जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया था। वो हमला फेल हो गया, इसी S-300 ने इसको फेल किया। उसके बाद देखिए जो S-300 PMU-2 है वो भी ईरान एक्वायर कर रही है। ST-68 UUM टिनशील्ड ये भी एक्वायर कर रही है। 6496E बिग बर्ड सर्च एंड एक्विजिशन रडार वो भी एक्वायर कर रही है। उसके बाद देखिए जो जफर ट्रक्स हैं, जो स्पेशली बावार मिसाइल उसके रडार्स को जो कैरी कर सकते हैं, वो ईरान में मैन्युफैक्चर हो चुकी है। अभी एक अपने बड़े मिसाइल सिटी को दिखाया था ईरान ने पूरी दुनिया को। और उसके साथ साथ एक सिस्टम तलाश ईरान ने डेवलप किया है जो सैयद 2 और सैयद 3 मिसाइल्स को कैरी करती हैं और ये 2013 में सबसे पहले आया था और इसमें इन लोगों ने एक बार सीरिया को भी देने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। फिर ईरान ने उससे पीछे हाथ खींच लिया था क्योंकि कहीं ना कहीं असाद के दिमाग में कंफ्यूजन था
और एक ये वो वजह है, बहुत बड़ी वजह है कि जो वो गिरा है, जो असाज गिर गया, लेकिन वो एक अलग विषय है। उसके बाद देखिए, जो अभी जिस तरीके से पूरी जो सिचुएशन है, ईरान अपने एरिया में करीब 500 किलोमीटर दूर से कोई भी वेपन आएगा, फायर होगा, वो उसको इंटरसेप्ट कर सकती है और अपने यहां से हजारों किलोमीटर की मार कर सकती है, जो सीधे इजराइल तक पहुंचेगा। और मैं फिर बता दूं, इस सब के पीछे, ये सब तो है ही, इनमें से कुछ मिसाइल ऐसी हैं जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी कैरी कर सकती हैं, और ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति बन गया। आज रात तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।